नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का दिन का 5वां क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 600 अब तक 35 क्लास हो चुके हैं, जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा। लेकिन ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो फिर से शुरू हो रहे क्लास, जिसमें दोस्तों कि इंग्लिश कैसे बहुत ही करेक्टली लिखा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, देखिए, इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, तीन ही चीज़ें आप लोग सीखना चाहते हैं। तो कैसे लिखा जाए, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो बहुत सारे काम अपने अपने जीवन के कर सकते हैं। चाहे वो एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखना हो, मेल करना हो, कहीं एक आध सेंटेंस में आपको जवाब देना पड़ता है, कभी कुछ नोट बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो कैसे लिखा जाए, कैसे। तो ये अगर आप इंग्लिश वाकई में शुरू से सीखना चाहते हैं तो देखिए, अगर स्कूल के बाद अब जब हिंदी मीडियम वाले जो लड़के हैं, लड़कियां, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या होता है स्कूल के बाद जब कॉलेज में आते हैं या अपर हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको इंग्लिश में लिखने को कहा जाता है। एक्चुअली चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, लेकिन आगे की पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो वैसे में लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखें। तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपके जो भी रूल रेगुलेशन है, आप ग्रामेटिकल ही लिखना चाहेंगे तो उन सबको मैंने यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट किया है। तो उसी कड़ी में ये 5वां दिन है और इस वीडियो को आप देखेंगे इस आधार पे कि आपने पिछला इसका ओमनीसेंट इंग्लिश का क्लास 4 देख रखा है। अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, या दोस्तों आप आई बटन पे भी जाकर आप इस तरह के वीडियो की जानकारी पा सकते हैं। 1 से लेकर 4 तक मैं यहाँ पर दूंगा, तो आप जस्ट देखेंगे 2 मिनट में आप देखेंगे कि क्लास 4 का क्या है वीडियो। अब चलिए, अभी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाउ टू राइट करेक्टली, कैसे लिखेंगे हम लोग करेक्ट। तो दोस्तों, जैसा ही क्लास आपने 4 देखा था, लेकिन उसके पहले सबसे पहले बात करूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो वीडियो को 1, 2, 3, 4 देखिए, या आप पहले से हमारे जो वीडियोस आ चुके हैं 700 कह सकते हैं 77 के आसपास के वीडियोस है, जिसे आप यूट्यूब में जब टाइप कीजिएगा ओमनीसेंट इंग्लिश तो सारे के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां आप राइटिंग तो सीखेंगे ही, स्पोकन के भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपाय है, क्या कैसे बोलना है वो भी सीखेंगे। क्योंकि लिखना बोलना एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जा सकते हैं। वो जाहिर सी बात है, अगर आपको लिखना आता है करेक्ट तो आप करेक्ट ही बोलेंगे। अगर आपको करेक्ट बोलना आता है और तो लिखना भी सही सही आप कर लेंगे। काम होता है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस बोलने और लिखने में थोड़ा सा अंतर ये है कि बोल तो कोई भी एक अनपढ़ भी सकता है। जहाँ तो इंग्लिश बोलने के लिए एक अनपढ़ को भी अगर सिखा दिया जाए इंग्लिश तो वो बोल सकता है, लेकिन लिखना उन्हें जो जिनको लिखने की आदत है या जो लिखते हैं बचपन से लिखते आ रहे हैं वही लिख पाएंगे करेक्ट। तो चलिए देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। और यहाँ हम लोग सीख रहे BCG स्टेप। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जैसा कि मैंने क्लास 4 में बात किया था कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को पहचानने के बारे में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन उसी एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, थोड़ा सा देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नहीं सीख पाएंगे। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आपका टेस्ट कैसे होगा। तो आपको पकड़ बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 स्लाइड है। 3 स्लाइड में मैं ये बात करूँगा कि आप अंडरलाइन कीजिए, आप बताइए, आप अपने आप में जज कीजिए कि भाई सब्जेक्ट क्या है। यह है सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसे नॉमिनेटिव भी कहा जाता है। तो क्या है, अगर आप जानते हैं तो बहुत ही जल्दी में लिखना सीखेंगे। एक्चुअली आप जब भी लिखेंगे हिंदी से ही इंग्लिश करेंगे। शुरू में ऐसे ही होगा, हिंदी से ही इंग्लिश करेंगे। हर चीज़ को आप चाहेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलें, या हिंदी का इंग्लिश करें, या हिंदी सोचेंगे हिंदी से इंग्लिश करेंगे। तो ये सब होगा आपके साथ, इसलिए पहले हिंदी पे पकड़ बनाना। अब देखिए, वैसे लोग जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो करना क्या है कि कॉपी बना लीजिए, A4 साइज की कॉपी में सब चीज़ को, सारे नोट्स को लिखते चलिए। और इस लिखने के लिए आप वीडियो को देखिए और बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते चले, ताकि बाद में इसे नोट करें। इसलिए क्योंकि हमेशा वीडियो देखना उचित नहीं हो पाएगा, आप खोज भी नहीं पाएंगे। तो करना क्या है, इसे कॉपी पे लिख लेना, जैसा लिख रहा है वैसा ही लिखना होगा।
तो A4 साइज कॉपी बना लीजिए और उस पर लिखते चलिए। A4 साइज की कॉपी मिल जाएगी, मोटी होगी, 4-5 कॉपी भर जाएगी तो बस उतना में आपका काम चल जाएगा, कुछ सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि अंडरलाइन, एक्चुअली जो आपके लिए है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? इस दुकान का असली मालिक राजेश है। इसमें आपको पकड़ना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ इस 3 स्लाइड में, जो इसके बाद 2 और स्लाइड है कि भाई कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात मैं बताऊंगा तो फिर सीखेंगे कैसे। तो आप बताइए कि इस दुकान का असली मालिक राजेश है। चौथा क्लास को फिर से मैं यहाँ पर बोलूँगा 6 मिनट में, जैसे या 6 मिनट आप टाइम देखेंगे इस मेरा प्ले का जो वीडियो है प्ले हो रहा है, इसमें 6 मिनट जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आई बटन में आप देखेंगे क्लास जो है क्या, क्लास ओमनीसेंट 4 का वीडियो को फिर से लिंक यहाँ पर मैं दूंगा। तो 2 नंबर में मैंने दिया है और 4 नंबर में इससे रिलेटेड ही भी रहेगा। तो चलिए 2 या 4 आप देख लेंगे। अब बात करते हैं कि इस दुकान का असली मालिक कौन है। मालिक राजेश है। इस दुकान का असली मालिक राजेश है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रोहित इस दुकान का असली मालिक है, इसमें कौन है सब्जेक्ट? राजू का बिल्ली भूरी रंग की है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? संजू का हरा तोता अच्छा है, कौन है इसमें? आप बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। जाहिर सी बात है थोड़ा सा लग रहा होगा कि इस तरह से कैसे मुझे मैं बताऊं। तो अब वीडियो 4 तो जरूर देखेंगे तभी तो पता चलेगा। अब 4 के देखने के बाद फिर से इसको देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। सीखना चाहते हैं हमारे तरह से तो, अगर कोचिंग क्लास में जाते तो इसी तरह से तो पूछा जाएगा। तो चलिए, राजू की बिल्ली का रंग भूरा है, बताइए राजू होगा सब्जेक्ट यहाँ, बिल्ली होगा सब्जेक्ट या भूरा रंग होगा? राजू का एक काला कुत्ता है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? देखिए सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव किसे कहता है? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कर्ता या नॉमिनेटिव कहते हैं। अब बताइए इस आदमी का मकान, इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? देखिए 8वें नंबर में आदमी और जानवर में फ़र्क सिर्फ यह है, इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? ये सब गेस करना है, एक्चुअली नहीं आप ही को बताना है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट है। तो देखिए 9 नंबर में राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के वीडियो को भ्रष्टाचार कारण निलंबित किया गया है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का चुनाव करना है। पहले कि सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखते हैं, तभी तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही जो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस को लिखने के लिए। 10 नंबर में है केंद्र सरकार ने विश्व के साथ एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया ताकि शहरों की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? तभी तो आप लिखेंगे। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, कभी कभी क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ही को आप सब्जेक्ट समझ लेते हैं और उसके बाद वर्ब लिखते हैं और जो है तब सब्जेक्ट लिखते हैं, तो उलट पुलट हो जाता है, जिससे कि सेंटेंस ही हमारा गलत होता है। इसलिए ज़रूरी होता है सब्जेक्ट की पहचान करना। 11 नंबर में है देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है देश आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देखिए 2 तरह, कभी कभी सेंटेंस में 2 क्लाउज भी रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 क्लाउज, ऊपर वाले में देख रहे हैं 2 क्लाउज, है ना। नेक्स्ट है 12 नंबर में, रमेश के मुंबई जाने के बाद ही अनमोल वापस लौटा था। ठीक है, अब बताइए इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? आप ही को बताना है, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और ये है फिर से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब चूँकि 12 ही क्वेश्चन था आपके लिए कि भाई अब मैं बताऊंगा, यहाँ से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चलेगा। अगर ये बेसिक चीज़ है, अगर इसे नहीं समझेंगे तो आने वाली जब क्लास चलेंगे तो उसमें आप बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे कि कंजुगेशन फॉर्म क्या होता है, पद परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए अब एनवी मीन्स क्या होता है? नोटा बेनी, यानी कि विशेष रूप से ध्यान देना है, सब लिखना है कॉपी पे जरूर। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव के साथ क्रिया की परिवर्तन को जो है कंजुगेशन फॉर्म बोलते हैं, याद समझ रहे हैं ना। जैसा मान लीजिए सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो उसमें जो है क्रिया भी है फर्स्ट पर्सन की आती है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो क्रिया भी सेकंड पर्सन की। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आता है तो थर्ड पर्सन का ही क्रिया होता है, वो भी सिंगुलर प्लूरल देखते हुए। अब देखिए दूसरा बात में यहाँ इंपॉर्टेंट है, नोट करिए कि सब्जेक्ट के साथ ऊपर का फॉर्म में देखें कि सब्जेक्ट कहीं, अब जैसे कि मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट के साथ फॉर्म देखिए, ऊपर के फॉर्म में देखें कि सब्जेक्ट कहीं पर जो है मैं, कहीं हम लोग, तुम लोग, वह, वे लोग इत्यादि है, तो क्रिया हूँ है ही, हूँ है
और ही इत्यादि हुआ है, इस परिवर्तन को कंजुगेशन फॉर्म करते हैं। तो देखिए ये आप आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा डिटेल में। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे मैं के साथ क्या लगता है, मैं के साथ आप हूँ लगाते हैं ना, मैं हूँ, हम लोग हैं, है ना, तुम हो, तुम लोग हो, तो ये चीज़ में बात हो रही है। इस परिवर्तन को कंजुगेशन फॉर्म कहते हैं। यहाँ और क्लियर हो गया आपका हिंदी में भी। अब देखिए नीचे देखें कि वर्ब टू बी, देखिए वर्ब टू बी होता है, वर्ब टू हैव होता है और वर्ब टू डू हैव होता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग देखेंगे 3 पार्ट में, लेकिन एक पार्ट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट फॉर्म के बारे में। मान लीजिए बी होता है, बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो यहाँ प्रेजेंट पास्ट की बात हो रहा है, तो बी से, बी मीन्स क्या होता है, होना। ध्यान पूर्वक देखेंगे, बी मीन्स होता है, होना, और बी कम पास्ट होता है, ये V1 है, V2 है, बिकम, बी से बिकम, है ना, या बी बिन होता है, तो खैर यह पास्ट हो गया, बिकम यानी कि होना। हैव मीन्स होता है और ये डू हैव मीन्स ये पास्ट में होता है। अब देखें याद रखना है कि वर्ब टू बी क्या है। तो वर्ब टू बी है दोस्तों, एक्चुअली वर्ब टू बी का मतलब है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म। जी हाँ, तो वर्ब का ओरिजिनल, क्योंकि वर्ब के पहले टू लगा रहता है हमेशा, वर्ब के पहले टू लगा था, जानते हैं, जैसे टू गो वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नोटा बिना फिर से एक नेक्स्ट रूल को ध्यान में रखना है। सभी क्रियाओं के पहले क्रिया के पहले टू लगाकर बोला जाता है, जैसे टू गो, टू डांस, टू कम, इस तरह से। इसका मतलब जब वाक्य में लिखा रहे तो इस टू का मतलब है लिखा रहे, तो आप समझ जाइए कि ये जो है गो क्या है, एक क्रिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब जगह टू ही लगा देखेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है समझने के लिए। तो यही वर्ब का जो है ओरिजिनल फॉर्म है, टू लगाकर पहचान होता है। अब देखिए वर्ब टू बी से जन्म क्या हुआ है, तो प्रेजेंट पास देखेंगे तो वर्ब टू बी से जन्म हुआ है एम, तो एम का मतलब होता है हूँ, है ना, और इसी का पास्ट होता है वॉज, एम, और ये पास्ट होता है इसका वॉज। फिर देखिए प्रेजेंट में आर के लिए हिंदी का इस्तेमाल होता है हो, है ना, हो, और इसी का पास्ट होता है वर, था, थे, थी, लेकिन हिंदी में हो ही से काम चल जाता है। इसका देखिए इज है, इज मीन्स होता है, और इसका पास्ट क्या होता है वॉज, वॉज मीन्स था, थी, था भी बोल सकते हैं और थी भी बोल सकते हैं, लड़की के सेंस में, फीमेल के सेंस में, लेकिन हिंदी में है क्या है। अब देखिए वर्ब टू हैव से क्या क्या जन्म होता है, तो ये देखिए हैव होता है, हैव मीन्स होता है, ये है, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो वो है ना, हैव भी आ गया, इसका मतलब कि है, हैव का पास होता है था, थे, और ये होता है थी, हैव मीन्स। तो देखिए नेक्स्ट है हैज, हैज का क्या मतलब होता है, हैज मीन्स होता है और इसका पास्ट होता है हैड, मीन था, थे, थी, इसका यही मतलब होता है, सेम टू सेम हैज का पास्ट हैड ही होता है। उसके बाद देखेंगे वर्ब टू हैव से वर्ब टू डू, यहाँ टू डू कर दिए, टू डू हैव, वर्ब टू डू हैव से जन्म हुआ है, जैसे डू हैव भैया इसका हिंदी है, और इसका पास्ट होता है डिड हैव, क्या होता है था। इसके देखिए डज हैव यानी है, डिड हैव, था, थे, थी। देखिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा समझने के लिए, नहीं अगर ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो ये आपके सामने नहीं आता, इसलिए लिखना होगा। अगर जब लिखेंगे तो अभी पता चलेगा कैसे भाई कि एम का पास्ट क्या होता है, आर का पास्ट क्या होता है, इस का पास्ट क्या होता है, तो इसे आप अपने दिमाग में हटा कर रखना होगा आपको। चलिए अब आगे देखिए सब्जेक्ट, यहाँ तो सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव के साथ क्रिया का प्रेजेंट या पास्ट कहीं हैव का परिवर्तन नहीं होता, डू का होता है। कहने का अर्थ है यहाँ कि ये जो हैव है, हैव हमेशा रहेगा, इधर भी हैव है, इधर भी हैव का यहाँ हैड नहीं, चूँकि डू है, तो डू हैव वाले जब वाक्य का प्रयोग हम आप लोगों को मैं बताऊंगा तो वहाँ समझेंगे, आज क्लियर समझ में आएगा कि डू हैव और डू हैव है, तो जब भी लिखेंगे तो डिड हैव लिखेंगे, डज हैव है तो लिखेंगे डिड हैव, ये नहीं कि हैव का हैड कर देंगे, तो वहाँ पर इसका परिवर्तन नहीं होता, डू का ही सिर्फ परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए कि भाई ये आपको कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको ये भले उबाऊ लगे, लेकिन आपके सीखने में ये बहुत ही अहम कड़ी होगी, नहीं तो फिर बाद में आप समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब का बटन अधिक से अधिक आप जो दोस्तों टच कीजिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, और घंटी जो दबाइए तभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एक और बात कि चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ भी है, नीचे भी सब्सक्राइब बटन, वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए वहीं सेट करना है सब्सक्राइब बटन। अब देखिए कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक किया है और हमारा प्ले, जी हाँ दोस्तों, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को देवंश देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक छोटा सा प्रयोग है, आप इसे अपनाइए, क्योंकि सब्जेक्ट की पहचान नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। अगर सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे अभी भी, तो फिर भी मैं यही कहूँ क्लास 4 देखिए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स अगैन, धन्यवाद दोस्तों।